हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, इस वीडियो को बनाने का पहले पहले समझ लीजिए कि कॉपीराइट डिस्क्लेमर दैट दिस वीडियो इज़ फॉर एजुकेशनल पर्पसेज ओनली। तो इस वीडियो को जो बनाने का मेन रीज़न है वो ये है कि आपको अभी 8 अगस्त को 2024 को आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी आई है। उन रेट्स को डिस्कस करना था, बट आई थॉट कि उससे पहले आपके साथ जो आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी से संबंधित जो टर्म्स हैं वो डिस्कस कर लिए जाएँ, सो दैट आपको और अच्छी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। ऑल्दो आपको ये सब कुछ पता है, लेकिन क्योंकि आप स्केल 2 स्केल 3 की तैयारी कर रहे हैं तो आपका टच थोड़ा सा हट जाता है, इसलिए वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस स्टफ। Before that, I request you to please subscribe to the channel, like the video, share the video, and do let me know if you have any suggestions, be it positive or negative, so that I can help and improving the channel content. सबसे पहले बात करते हैं कि इन्फ्लेशन क्या है। देखिए, इन्फ्लेशन जो ओवरऑल आप सबको पता है कि महंगाई दर को इन्फ्लेशन कहा जाता है। तो जो इन्फ्लेशन है वो जो आपके जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कितना कम ज़्यादा हुए हैं कंसीडरिंग द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। भाई, आज से 20 साल पहले आप 100 रुपये में जो चीज़ ले रहे थे वो आज आपको 100 रुपये में नहीं मिलेगी, वो 200 की मिलेगी। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सस्ती भी हो गई होंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बात करते हैं, आई वुड से सिम कार्ड। ओके, आज से 20 साल पहले जब आप सिम कार्ड ले तो आपको सिम कार्ड 500-600 का मिलता था। आज के डेट में आपको सिम कार्ड फ्री में मिल रहा है, बाद में आप रिचार्ज कराते रहते हैं, या 10-20 रुपये में मिल जाता है सिम कार्ड, 100-50 में मिल जाता है। ठीक है, उसी तरह से मोबाइल्स हैं। मोबाइल महंगे भी थे पहले और अब मोबाइल सस्ते हो गए हैं, लेकिन क्वालिटी और उसकी बात अलग है, महंगे भी हुए हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब, तो आप ये नहीं कह सकते कि महंगाई दर कम होगी, क्योंकि महंगाई दर जो है वो ओवरऑल एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर देखी जाती है। बास्केट का मतलब ये है कि एक व्यक्ति सिर्फ सिम कार्ड तो नहीं खा लेगा ना, वो सिम कार्ड भी यूज़ करेगा, मोबाइल भी यूज़ करेगा, वो आटा दाल चावल भी यूज़ करेगा, वो कम्यूट करने के लिए पेट्रोल भी यूज़ करेगा। तो जो बास्केट का मतलब है कि कई प्रकार के गुड्स एंड सर्विसेज को एक बास्केट में डाल करके एक बेस ईयर लिया जाता है, जो कि हमारे केस में मतलब आरबीआई ने क्या रखा है, 2012 का रखा हुआ है। तो 2012 के प्राइस को बेस ईयर मानते हुए उससे कंपेयर करते हैं और निकालते हैं कि इन्फ्लेशन कितना ऊपर नीचे जा रहा है। इन्फ्लेशन आपको पता है कि 2 से 6% के बीच में रखने का टारगेट रखा जाता है, मतलब 4% रखा जाता है, ±2% उसका विंडो किया जाता है। तो अब बात करते हैं हम इन्फ्लेशन को 2 पार्ट में समझ लेते हैं। एक होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, एक होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स या WPI। तो जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है उसका काम क्या होता है, कंज्यूमर लेवल पर यानी रिटेल लेवल पर जो गुड्स एंड सर्विस का जो बास्केट की हमने बात करी है वो बेस ईयर से उसमें कितना चेंज आ गया है 2012 के कंपैरिजन में, उसको उस इंडेक्स को कहें कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, होलसेल लेवल पर, मतलब कंज्यूमर पास सामान पहुंचे उससे पहले होलसेल लेवल पर जो बास्केट है उसमें रेट्स में कितना ऊपर नीचे आया है प्रोड्यूसर के लेवल पर, वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, वो भी 2011-12 से ही ले रहे हैं। ठीक है, बेस ईयर अभी नहीं चेंज हुआ, याद रखिएगा। बेस ईयर को 100 मानते हैं, फिर इसकी कैलकुलेशन करते हैं। ये मैं आपको रफ समझा रहा हूँ, इससे ज़्यादा डिटेल में पूछा भी नहीं जाएगा। दिस इज़ नॉट इकोनॉमिक्स पेपर, ये नॉर्मल बैंक का पेपर होगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ये हो गया आपका WPI CPI। अब सोचते हैं GDP क्या होता है। GDP आपकी टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, जो भी एक कंट्री यानी कि एक स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन, जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंतर्गत जो भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहा है उसकी टोटल वैल्यू जो है उसको क्या बोलते हैं, GDP। नॉमिनल GDP क्या है, जो GDP एट करंट मार्केट प्राइस है उसको जब एडजस्ट करते हैं इन्फ्लेशन से तो क्या निकल आता है, NGDP यानी नॉमिनल GDP। रियल GDP क्या है, जब नॉमिनल GDP है उसको इन्फ्लेशन से हमने किया है, इन्फ्लेशन से हमने जो एडजस्ट किया है वो क्या कर रहा है, जो असली ग्रोथ है इकोनॉमी की वो दिखा रहा है। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, रियल GDP बोलेंगे। GDP एट फैक्टर कॉस्ट, ये क्या करता है, ये GDP जो इनकम अर्न करी जा रही है, जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है कंट्री के, उसके ये सिर्फ कंट्री नहीं बल्कि कॉर्पोरेशन के बेसिस पे भी निकल सकती है। ठीक है, तो जो भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बेसिस पर इनकम अर्न करी जा रही है, जब हमने GDP देखा कि वैल्यू कितनी क्रिएट करी वो, प्लस जो प्रोडक्शंस है उसके बेसिस पे कितनी इनकम अर्न करेगी उसको बोलेंगे GDP एट फैक्टर कॉस्ट। GDP एट मार्केट प्राइस क्या होगा, जो फैक्टर कॉस्ट की GDP है उसमें अगर इंक्लूड कर दिया जाएगा इनडायरेक्ट टैक्सेस और घटा दिया जाएगा क्या, सब्सिडीज़, तो क्या बनेगा, GDP एट मार्केट प्राइस बनेगा। इसका बेस ईयर क्या था, 2011-12। इसका भी मतलब ये जो माइनस सब्सिडीज उन्होंने जो किया है ना वो 2011-12 के लिए, जो उस समय के टैक्सेस है वो सब आपसे। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट की बात करते हैं। देखिए, रेपो रेट के साथ लिखा है 1 से 14 दिन, रिवर्स रेपो रेट का लिखा है 1 से 14 दिन। तो ये क्योंकि ये क्यों बात करेंगे, क्योंकि अभी ये लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में हम आगे इसको डिवाइड करेंगे, इसलिए हम बता रहे हैं। तो रेपो रेट क्या है, ये वो इंटरेस्ट रेट है
जिस पर आरबीआई देता है शॉर्ट टर्म फंड्स, मतलब 14 दिन से कम रिक्वायरमेंट किए फंड जो है वो आरबीआई देगा बैंक्स को, कमर्शियल बैंक को। तो किस इंटरेस्ट रेट पर देगा उसको बोलेंगे रेपो रेट, ठीक है, रीपर्चेज ऑफर रेट बोलते हैं इसको फुल फॉर्म। ये जो लोन है जो प्रोवाइड कर रहा है ये किसी ना किसी कोलेट्रल के अगेंस्ट देगा, कि आरबीआई देगा किसको, कमर्शियल बैंक को। यूजुअली जो कोलेट्रल होते हैं वो G-Secs यानी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होते हैं। ये कोलेट्रल इस बात को इंश्योर करते हैं और रिस्क की जो लोन है वो सिक्योर है और आरबीआई के रिस्क को घटाते हैं। और एक चीज़ ये भी है, इसी बहाने जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को परचेज करते हैं, जिससे आरबीआई को फायदा होता है। रिवर्स रेपो रेट उसका उल्टा समझ लीजिए। बैंक के पास जब ज़्यादा पैसा इकट्ठा हो गया, फॉर एग्जांपल बैंक के पास 1 करोड़ रुपए, मान लीजिए 100 करोड़ रुपए, बैंक ने लोन बांट दिया 50 करोड़ का, अब 50 करोड़ आइडियल बचा, उस पर बैंक को तो अपने कस्टमर को सेविंग बैंक का या करंट अकाउंट जो भी इंटरेस्ट रेट है वो दे रहा है, एफडी आरडी जो भी रेट है इंटरेस्ट रेट, तो वो जो आइडियल फंड पड़ा है उस आइडियल फंड को जब बैंक आके आरबीआई पास जमा करता है कि भैया रख लो हमारे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो इस पर जो रेपो रेट जो इंटरेस्ट बैंक आरबीआई बैंक को देता है वो क्या होता है, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। रेपो रिवर्स है समझ लीजिए, जब बैंक लोन लेगा तो हो जाएगा रेपो रेट, और जब आरबीआई के पास बैंक जमा करेगा तो हो जाएगा रिवर्स रेपो, ला दही ले दही, ठीक है। लेकिन ये शॉर्ट टर्म के लिए है सिर्फ, यानी 14 दिन से कम के लिए। अब आते हैं सीआरआर और एसएलआर। सीआरआर मतलब कैश रिजर्व रेशियो, एसएलआर मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेट। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बार बार नीचे लिख करके आ रहा है तो ध्यान जाता है उस पर, ये देखिए। तो एसएलआर क्या हो गया आपका, सीआरआर क्या होगा, ये वो परसेंटेज है बैंक का जो टोटल डिपॉजिट है उसका एक सर्टेन परसेंटेज होता है जो आरबीआई कहता है कि आप हमारे पास रखेंगे। क्यों रखेंगे, जस्ट इन केस कभी अगर मान लीजिए बैंक फेल हो जाता है तो जो कस्टमर उसका तो पैसा डूब जाएगा। तो इसलिए आरबीआई, क्योंकि अल्टीमेटली कस्टोडियन तो आरबीआई है ना, तो आरबीआई बैंक्स की एक जो स्टेबिलिटी है वो बनी रहे और फेल ना हो बैंक, इसलिए अगर बैंक के पास 100 करोड़ रुपए का डिपॉजिट है तो उसमें से समझ लीजिए 4 करोड़ रुपए बैंक को एज ए सीआरआर वहाँ रखने पड़ेंगे, किसके पास, आरबीआई के पास। और ये जो सीआरआर का अमाउंट होगा ये सिर्फ और सिर्फ कैश में ही रख सकते हैं, ये आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ या गोल्ड और बॉन्ड्स इसमें नहीं रख सकते, सिर्फ और सिर्फ कैश में रखना है। इसमें आरबीआई किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं देता है, किसको, बैंक्स को कोई भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता है, बट इसके लिए किसी प्रकार का कोलेट्रल या उसका भी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं, सब फ्राइडे को होता है। इसी तरह सीआरआर की तरह एक अब आते हैं एसएलआर पर। एसएलआर भी वही है, इसमें भी बैंक को आरबीआई के पास रखना पड़ता है डिपॉजिट, एक अपने डिपॉजिट का सर्टेन परसेंट जो इस समय 18.5 है, ठीक है, उतना रखना पड़ता है। लेकिन खास बात यह है कि सीआरआर सिर्फ और सिर्फ कैश में रख सकते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी मतलब नाम ही समझ आ रहा है, लिक्विडिटी तो लिक्विड फंड्स भी हो सकते हैं, मतलब कि कैश भी हो सकता है, गोल्ड भी हो सकता है, गवर्नमेंट अप्रूव सिक्योरिटीज़ भी हो सकती हैं, ये सब भी चीज़ें रख सकते हैं किसके पास, आरबीआई के पास, एज ए एसएलआर, अपनी एसएलआर पूरा करने के लिए, इसलिए, ठीक है। लेकिन इन दोनों पर ही किसी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं मिलता। हाउएवर बैंक को इंटरेस्ट रेट देना पड़ेगा कस्टमर को, लेकिन बैंक को इंटरेस्ट मिलेगा कुछ नहीं। तो इसी वजह से रीज़न है कि आप जब लोन लेते हो उसमें होता है नहीं मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड, तो जो कॉस्ट ऑफ फंड होती है वो यही इन सबसे कैलकुलेट होती है। अब बात करते हैं एनडीटीएल। एनडीटीएल क्या हो गया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज़। ये वो लायबिलिटीज़ हैं, टोटल लायबिलिटीज़ बैंक की होती हैं जिसमें डिमांड और टाइम दोनों लायबिलिटी होती हैं। डिमांड लायबिलिटी का क्या मतलब है कि जब आए तब कस्टमर कहेगा लो मेरा पैसा दो, वो क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। टाइम लायबिलिटीज़ क्या होती हैं, फिर एफडी आरडी, ये क्या हो गया आपका टाइम लायबिलिटीज़, कि भाई 1 साल या 5 साल का हमने एफडी कर दी तो अब 5 साल बाद ही वो पैसा लेगा ना अपना। इनकेस बीच में आता भी है तो उसकी पेनाल्टी पड़ेगी उसको, प्लस अगर आएंगे भी तो ऐसा नहीं कि अगर आपके पास 100 करोड़ की एफडीज पड़ी हैं तो 100 करोड़ का आप एफडी कर लेने आदमी एक दिन नहीं आ जाएगा, तो एकदम से आपको नहीं देना, कभी आएगा तो कभी लाख 2 लाख 4 लाख 10 लाख 20 लाख का जाएगा, इस तरह से एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, ठीक। लेकिन करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में कस्टमर के पास राइट है, कस्टमर जब आएगा तब पूरा पैसा निकाल करके जा सकता है। तो एनडीटीएल इसको हमने कैलकुलेट करने का तरीका बताते हैं, ठीक है। जो एनडीटीएल के हिसाब से ही जो आरबीआई है वो सीआरआर और एसएलआर को डिसाइड करता है और उसी हिसाब से परसेंटेज वो लेता है। वो जो परसेंटेज की बात है सीआरआर एसएलआर 4% और 18.5 वाला, वो एनडीटीएल का ही परसेंटेज होता है। तो डिमांड लायबिलिटीज आपको पता है, ऑन डिमांड जो पे करी जाए, टाइम लायबिलिटीज जो आफ्टर स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम पे करी जाए। एनडीटीएल एक लायबिलिटीज कैलकुलेट करने का एक बेसिक पैरामीटर्स है। अब देखते हैं एसडीएफ क्या होता है। एसडीएफ यानी स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये एक टूल है जो कि आरबीआई के द्वारा यूज़ किया जाता है, किस लिए, बैंकिंग सिस्टम से जो एक्सेस या सरप्लस लिक्विडिटी है उसको सक करने के लिए, उसको निकालने के लिए, साथ ही में इसके लिए वो कोई कोलेटरल उसको ना देना पड़े, ठीक है।
ये एक मतलब एक इसीलिए इसको टूल कहा गया। ऐसा मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं रेपो, रिवर्स रेपो, एसडीएफ, एमएसएफ, ये सब मॉनेटरी पॉलिसी के टूल हैं। तो एसडीएफ के अंतर्गत क्या होगा, जो बैंक है वो अपने एक्सेस फंड को, जैसे रिवर्स रेपो में वो एक्सेस फंड को आरबीआई के पास पार्क कर रहा था, उसी तरीके से इसमें वो एक्सेस फंड को वहाँ पार्क कर सकता है। किसके पास? आरबीआई के पास। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि फिर फ़र्क क्या रह गया दोनों में, अगर ये भी वही काम कर रहा है और वो भी वही काम कर रहा है तो क्या है फ़र्क? देखिए बेसिकली ये है कि जब आप रिवर्स रेपो के केस में क्या था कि उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एज ए कोलेट्रल देनी पड़ जाती थी, ठीक है। लेकिन एसडीएफ में किसी भी तरह की कोलेट्रल की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो उससे क्या होता है, आरबीआई को बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है लिक्विडिटी मैनेज करने में। अगर मान लीजिए इकोनॉमी में ज़्यादा लिक्विडिटी आ गई, ज़्यादा पैसा लोगों के पास हो गया, तो इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा ना, क्योंकि भाई पैसा ज़्यादा हो गया, डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड बढ़ जाएगी तो अगर मैन्युफैक्चरिंग कम है, सप्लाई कम है, तो क्या होगा, एक चीज़ को खरीदने के लिए 10 आदमी खड़े, सबके पास ज़्यादा पैसा, सबसे महंगे में आदमी ले लेगा उसको, तो अल्टीमेटली प्राइस तो बढ़ गया, प्राइस बढ़ गया तो इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो इकोनॉमी कैसे मेंटेन होगी। इसलिए इन केसेस में जब भी इकोनॉमी इस तरह से जा रही होती है तो एज अ टूल एसडीएफ को यूज़ करके गवर्नमेंट जो है, मतलब आरबीआई जो है, वो इकोनॉमी से पैसा निकाल लेती है, ठीक है, सरप्लस लिक्विडिटी को। बैंक रेट क्या है, 90 डेज से ऊपर के लिए बात करी है। तो बैंक रेट क्या है, ये वो इंटरेस्ट रेट है जो आरबीआई लॉन्ग टर्म फंड्स देगी, किसको? कमर्शियल बैंक्स को, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ये देखिए रिवर्स रेपो और रेपो का उल्टा है दोनों। रिवर्स रेपो का उल्टा क्या होगा, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, और रेपो का उल्टा क्या हो गया, बैंक रेट। रेपो में हमने पढ़ा था 14 दिन तक का आप शॉर्ट टर्म लोन ले सकता है कमर्शियल बैंक, किससे? आरबीआई से। बैंक रेट में 90 दिन तक का, मतलब 90 दिन से ज़्यादा का, सॉरी, ठीक है, मतलब 14 दिन का नहीं है, ये लॉन्ग टर्म लोन है। तो जो बैंक रेट है वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग के लिए अप्लाई होता है, वो उसमें भी जो आरबीआई है वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा इनसे, बैंक से। तो जो इसमें लोन बैंक दे रहा है, इसमें किसी प्रकार के कोलेटरल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, आरबीआई कोई प्रकार का कोलेटरल नहीं मानेगा। जो बैंक रेट है वो एक तरह से इंटरेस्ट रेट को सेट करने का एक बेसिक पैरामीटर भी माना जाता है। अब बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी जो कमेटी थी वो कब बनी थी। आई थिंक ये वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, तो हम इसके लिए चलिए ये डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट स्लाइड एक और, ठीक है। जो 8 अगस्त को जो हुआ वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी ये 27 जून 2016 को शुरू हुई थी, पहली मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, ठीक है। 3 अक्टूबर 2016 को इसकी पहली मीटिंग हुई थी। ये इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट, ये सब डिसाइड करते हैं। एमपीसी के इस्टेब्लिशमेंट से पहले क्या था कि टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी 2005 में बनाई गई थी, जो बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी संबंधित जो मैटर्स थे उस पर अपनी राय देती थी। लेकिन बाद में क्या बन गया, एमपीसी, 2016 से एमपीसी आ गया। पहली मीटिंग एमपीसी कब हुई, 3 अक्टूबर 2016 को। जो फाइनल डिसीजन होता है मॉनेटरी पॉलिसी का वो कौन करता है, आरबीआई गवर्नर करते हैं। मतलब आरबीआई गवर्नर के पास में कास्टिंग वोट होता है, टोटल 6 मेंबर होते हैं ना, तो 6 मेंबर में मान लीजिए अगर सबने 3-3 वोट दे दिए, कोई चीज़ पे डिसाइड नहीं हो पाया, तो कास्टिंग वोट किसके पास है, 7th वोट किसका ले लिया जाएगा, आरबीआई गवर्नर का, ठीक है। जो एमपीसी, अच्छा ये भी समझ लीजिए कि कास्टिंग वोट और डिसाइडिंग में फ़र्क होता है। गवर्नर के पास कास्टिंग वोट तो है लेकिन वीटो पावर नहीं है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ऐसा नहीं है कि 5 लोग एक बात कह रहे हो, गवर्नर दूसरी बात कहे तो गवर्नर का मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर 5 एक कह रहे हैं तो उन्हीं की फिर मानी जाएगी, 4 भी कह रहे हैं तो भी उन्हीं की मानी जाएगी। हमारे 3-3 का मैटर आ गया कि 3 लोग एक बात कह रहे हैं, 3 लोग एक बात कह रहे हैं, तो गवर्नर तो एक टीम में हो गए ना। अब जिनमें गवर्नर कह रहे हैं तो उसका वो कास्ट करके अपना वोट, उसमें एक्स्ट्रा वोट डाल सकते हैं, ये इसका एक तरीका है, ठीक है। एमपीसी इसलिए बनाई गई थी जिससे कि मॉनेटरी पॉलिसी को और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके। आज के लिए हम इस वीडियो को इतना रखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो कल करेंगे उसमें हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी के कौन कौन मेंबर हैं इस समय, कितने मेंबर होने चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी है, साथ ही साथ क्या क्या रेपो, रिवर्स रेट वगैरह डिसाइड किए गए हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूड टाइम। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब, शेयर, कॉमेंट एंड डू लेट मी नो इफ यू एनी डाउट्स और फीडबैक। थैंक यू सो मच।